सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में, जिसके तहत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में मोदी ने हुंकार भरी है और विपक्ष पर भी निशाना साधा है। नाम किसी का लिया नहीं, लेकिन विपक्ष पर भी निशाना साधा है। लिहाजा देहरादून में इस ऑफिशियल पॉलिटिकल रैली जिस तरह से आज आगाज हुआ है, मोदी ने जो शंखनाद किया है, इसके क्या मायने निकाले जाएं। आगे आने वाले समय में उत्तराखंड में चूंकि चुनाव हैं और चुनाव के समय में इससे क्या आगे और चीजों पर फर्क पड़ने वाला है, बाकी पार्टियां आज के उनके इस भाषण पर क्या सोचती हैं, इस पर बातचीत करेंगे। पहाड़ों पर मौसम भले ही सर्द है, बर्फबारी ने फिजा में ठंडक घोल रखी है, लेकिन देवभूमि की सियासी फिजा गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने देहरादून में प्रदेश में चल रही 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो किया ही, साथ ही परेड मैदान से दिए अपने भाषण के जरिए वे विकास की राजनीति के मॉडल को भी जनता के समक्ष रखने का प्रयास करते नजर आए। इस दौरान जहां उन्होंने केंद्र की योजनाओं का जिक्र किया, तो वहीं इशारों इशारों में राज्य की विपक्षी पार्टियों पर वार करने से भी नहीं चूके। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। इसके बनने से यह दूरी 6 घंटे की जगह अब मात्र 2.5 घंटे की रह जाएगी और 2.5 घंटे में ही यह दूरी पूरी की जा सकेगी। लिहाजा इसे एक बहुत महत्वपूर्ण सौगात के रूप में देखा जा रहा है। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग ये पूछते थे कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, वे आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड की तस्वीर बदल कर रखती है। इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। तो जनसभा को संबोधित करने के दौरान लंबी बात उन्होंने कही, कई अलग अलग विषयों को छुआ। सबसे खास बात यह कि केंद्र की योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया, कितनी रोड उनके कार्यकाल में बनी है, कितनी रोड उनके पहले के जो सरकारें थी उस कार्यकाल में बनी है। उसके अलावा जिस तरह से मुफ्त की योजनाओं के संदर्भ में विपक्षी पार्टियां अपने अपने ऐलान कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस तरह की योजनाएं देंगे, उसके संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से की गई। बहरहाल क्या मायने निकाले जाएं मोदी की इस हुंकार की, विपक्ष पर भी वार करने की कोशिश की है, विपक्षी नेता इस पर क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनय गोयल साहब हैं। विनय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी हैं। प्रतिमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करने के लिए पार्टी के उपाध्यक्ष हैं अमित जोशी जी, वो हमारे साथ में हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विनय जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करता हूं, कितने उत्साहित हैं? जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि ठंड बढ़ रही है, मौसम में पहाड़ों में बर्फ हो रही है, लेकिन सियासी फिजा गर्म हुई है। परेड मैदान पर भीड़ भी जुटी थी और पीएम मोदी ने आकर यहां पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के भीतर भी जोश भरने का काम किया। कितने उत्साहित हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज देहरादून में एक नया इतिहास लिखा गया है और जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने भाषण की शुरुआत
अपने प्रदेश की जनता के दिलों को छूते हुए की और अपने संबोधन के मध्य में उन्होंने सारी विकास योजनाओं का खाका खींचा और साथ ही साथ डबल इंजन सरकार की उपयोगिता के बारे में प्रमाण दिए, चर्चा की और अंत में जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को प्रकट किया, मुझे लगता है कि वो सीधे सीधे उन्होंने उत्तराखंड के जनता के दिलों में एक बार फिर से उतरने का काम किया है और उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से पहले से समर्थक रही है उससे और भी ज्यादा अब समर्थन मिलने की मुझे लगता है कि संभावनाएं बढ़ गई हैं। हमने जो नारा दिया है अब की बार 60 पार, निश्चित रूप से हम उसे पार करने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि ये जो नारा है हमारा, ये कोई कोरा नारा नहीं है और इसमें जिस प्रकार से हमने प्रारंभ किया था, जब 2017 में हमारे चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो हमें 46.5% वोट मिले थे और हमने 57 सीटें जीती थी। उसके 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव हुए जी। उसमें हमें 57% वोट मिले उत्तराखंड में और हमने उत्तराखंड की 70 में से 65 सीटों पर बढ़त हासिल की और उसके बाद जितने भी हमारे चाहे कोई उपचुनाव हुए, चाहे कोई किसी भी प्रकार के सहकारिता के चुनाव हुए, नगर निगमों के चुनाव हुए, सारे चुनावों में हमने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। और एक मिथक चलता था यहाँ पर कि साहब जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में होती है उस पार्टी के सांसद लोकसभा के चुनाव में नहीं जीतते जी। उस मिथक को भी हमने 2019 में तोड़ा। 17 में हमने अपनी सरकार उत्तराखंड में बनाई और 19 में 5 के 5 सांसद उत्तराखंड से हमने मोदी जी की सरकार बनाने के लिए केंद्र में दिए। तो मुझे लगता है कि अब उससे भी हमें अधिक जीत की अब जो हमने नारा दिया है आपकी बार 60 पार, निश्चित रूप से वो पूरा होगा। तो दिल में उतरे हैं मोदी, ये कहना है विनय गोयल जी का, जो कह रहे हैं कि आज वो आए हैं तो जनता के दिल में उतर गए हैं। प्रतिमा जी, जनता के तो दिल में उतर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरह से ले रही है? कांग्रेस पार्टी लगातार चूंकि एक अलग तरह के अभियान में लगी हुई है, क्या कहेंगे? आज के भाषण सुना होगा आपने, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड का दौरा और उनका जो संबोधन रहा परेड ग्राउंड में, वो दोनों ही निराशाजनक रहे। क्योंकि देखिए अब पिछले 1.5 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार उत्तराखंड आना पड़ रहा है। यही अपने आप में दर्शाता है कि 4.25 सालों में प्रदेश की जो प्रचंड बहुमत की सरकार बैठी है उसने जनता के हितों को साधने का कार्य नहीं किया। इसीलिए चुनाव जीवी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो चुनाव आते ही अपने सुरंग से निकल गए और जो है यहाँ पर अभी केदारनाथ धाम आए थे, जहां से भी उन्होंने जनता को संबोधन किया था, वो भी उनका एक चुनावी दौरा था और ये भी उनका एक चुनावी दौरा है। अगर प्रदेश की सरकार ने 2017 के दृष्टि पत्र का 5% भी धरातल पर उतार के दिखाया होता तो मुझे लगता है 2 बार नरेंद्र मोदी जी को आकर के मंच से कांग्रेस पार्टी की बुराई करने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि आप किसी के अवगुण बताने की कोशिश तब कर रहे होते हैं जब आपके पास अपनी अच्छाइयां बताने के लिए होती नहीं। तो उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं था कि 4.25 सालों में प्रदेश की सरकार ने और 7 सालों में वो दिल्ली में बैठ करके उत्तराखंड की जनता के लिए उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। इसलिए आप 70 सालों को भी लेके आ गए। तो मोदी जी को ये छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। उन्होंने बड़ी शेर और शायरी करके बात को खत्म किया, कविता संकल्प रैली की बात करी, तो कि बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं ये जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। ये बात मैंने इस परिप्रेक्ष्य में बोली है कि आज उत्तराखंड में हर 3 किलोमीटर पे आप जाकर सिर्फ देहरादून की बात करूं तो देख लीजिए, हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे लोग बैठे हैं। चाहे वो रोजगार की मांग कर रहे हो, चाहे वो रोजगार के जो नियम है उनके सर्विस को उसमें चेंज कराने की बात कर रहे हो, चाहे वो युवा हो
जो 2017 में परीक्षाएं पास करके चयनित हो चुके हैं, लेकिन उनको जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। लेकिन प्रतिमा जी, अभी जिस तरह से विनय गोयल साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने तो बिल्कुल नदियां बहा दी हैं, डबल इंजन की सरकार यहां पर चल रही है और जबरदस्त तरीके से सब कुछ हो रहा है, उन्होंने कई तरह का जिक्र भी किया और पीएम ने भी जो अपनी बातों में जिक्र किया, खासतौर पर उन्होंने आंकड़े भी दिए। उन्होंने कहा कि 2007 से 2014 के बीच 7 साल के दरमियान जब केंद्र में सरकार थी तो मात्र 288 किलोमीटर की ही सड़कें यहां बन पाई। हमारी 7 साल की सरकार में केंद्र सरकार ने 2000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे यहां पर बना दिए। तो उन्होंने आंकड़े भी रखे। आपको इसको क्लैरिफिकेशन एक छोटा सा दे देते जी। पिछले 4.5 सालों में चाहे प्रदेश के नेता हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, नड्डा जी हो या अमित शाह जी, हर एक व्यक्ति देवभूमि में आता है और ऑल वेदर रोड का जिक्र करके और उसका जो क्रेडिट है वो अपने सर पे लेके जाने का कार्य करता है। ये जो उन्होंने लंबी चौड़ी 1 किलोमीटर की संख्या आपको बताई है, ये ज्यादा से ज्यादा ऑल वेदर रोड के बारे में उन्होंने बताई। तो ऑल वेदर रोड 4 धाम यात्रा संपर्क मार्ग के नाम से जानी जाती थी, जिसे यूपीए के टाइम पे हमें सैंक्शन भी किया था और आधे ज्यादा कार्य उसका कंप्लीट कर दिया था। आज आप चौड़ीकरण के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। तो एक बात बता दूं आपको, चाहे वो 4 धाम यात्रा संपर्क मार्ग हो, चाहे वो कंड प्रयाग रेल मार्ग हो, जो कि ए.के. एंटोनी साहब ने जिसका उद्घाटन किया था, आकर शिलान्यास किया था और उस वक्त जो है रेलवे मिनिस्ट्री ने उसके लिए फंड सैंक्शन किया था। ये दोनों ही बातों का क्रेडिट आप लेना अगर चाहते हैं तो आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता सब जानती है कि नरेंद्र मोदी जी जुमलों के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर जनता जनार्दन है वो सब जानती है। विनय गोयल जी ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की बातों को सुनकर आज सीधे जनता के दिलों में वो उतरे हैं। तो दूसरी तरफ प्रतिमा जी का कहना है कि जनता जनार्दन है, वो सब जानती है, आप उन्हें किसी तरह से प्रलोभित या बाकी चीजें नहीं कर सकते। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं अमित जोशी जी। अमित जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी या आप आज जो उनका जो भी संबोधन था उसको किस तरह से ले रहे हैं? क्योंकि खास तौर पर जो अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, उन्होंने प्रलोभन की राजनीति के संदर्भ में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हम चाहते हैं कि लोग मजबूर न रहें, लोग सक्षम बने। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधा है कि ये जो लगातार जो घोषणाएं हो रही हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हुई है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हुई है, कि जो फ्री की घोषणाओं के संदर्भ में है, उसका जिक्र भी हम करेंगे, उसके ऊपर भी निशाना साधा। ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, 17 फरवरी 2017 को नरेंद्र मोदी जी धरड़ आए थे। उन्होंने एक बात बोली कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी बेकार जाती है। उसके बाद 5 साल चले गए। इस 5 साल के अंदर बेरोजगारी के मामले में प्रदेश नंबर 1 पे चला गया, पूरे भारत वर्ष में प्रदेश नंबर 1 पे है। आज भी हमारी माताएं और बहनें सामान्य प्रसव को नहीं झेल पा रही है। स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरीके से प्रदेश में फेल हो चुका है। शिक्षा व्यवस्था के नाम पे अगर आप देखें तो सारे जो सरकारी अस्पताल हैं वो चौपट होते जा रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी अपना पेट काट के जो छोटी छोटी दुकानें प्राइवेट स्कूल के नाम पर वहां भेज रहा है बच्चों को। रोजगार की बात मैं बता चुका हूं आपको। उसके अलावा जो बच्चे पेपर भरते हैं, जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं। 4 साल के 4.5 पौने 5 साल के मौके में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और लास्ट में अंतिम में नाइट वॉचमैन के रूप में लाए हैं पुष्कर सिंह धामी जी को, जिनको हम बोलते हैं कुछ कर धामी। अब उसके बाद भी रोडों की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक बात है। हमारे समझ में इस बात को ये बात नहीं आती तो उत्तराखंड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है? आज आप चले जाइए गांव में, वहां पर एक्सरे नहीं हो रहा है सर, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। उसके बाद आप उन रोडों की बात कर रहे हैं जो 2 बारिशों में ढह जाती हैं, उनके मामले में आप अपने गाल बजा रहे हैं। पूरी तरीके से भाजपा सरकार पिछले 5 साल के जो उनका टेन्योर रहा है उसमें फेलियर साबित हुई है। 3 मुख्यमंत्री बदल करके इनका अपना खुद का कॉन्फिडेंस शेक हो चुका है। इसीलिए 2 बार नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा, अभी शायद एक आध बार और आएंगे। और चूंकि वो मतलब जो बात हुई, जो भाषण हुआ है, मुद्दों की बात कहां हुई, उत्तराखंड की बात कहां हुई, क्या भू कानून की बात हुई, क्या गैर शरण की बात हुई, क्या बात हुई अस्पतालों की, क्या बात हुई स्कूलों को चौपट होने की, क्या बात हुई बच्चे जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनकी, क्या बात हुई कि पानी आज पूरा प्रदेश पानी विहीन हो चुका है, घर घर नल के नाम पे यहाँ पर पानी के नाम पे दूध नहीं आती, उस पर बात हुई। आप बात करते हैं रोडों पे, क्यों? क्योंकि आपके नेताओं, आपके सांसदों, आपके विधायकों को रोडों पे कमीशन जाता है। सबसे बड़ी बात है, आप देखिएगा, पत्रकार है साहब, आप जानते हैं इस बात को कि रोड कटिंग जो होती है उसमें सबसे ज्यादा कमीशन जाता है। तो सांसद कोटे से कटे या विधायक कोटे से कटे। आप बात कर रहे हो डेवलपमेंट है कहां पर, तो आप किस बात, मतलब
आप आए, आपने बात करी, भाषण दिया, 1 लाख लोग आपने बोला, उसमें से आए कुछ लोग, आधी कुर्सियां खाली रह गई, आधे लोग बीच में चले गए। अब जुमलाबाजी कब तक बर्दाश्त करेगा साहब प्रदेश? प्रदेश तो मांगता है ना कि उसका अस्पताल ठीक हो, प्रदेश ये मांगता है कि उसके बच्चे का स्कूल ठीक हो, प्रदेश ये मांगता है कि उसके बच्चा जब 12th पास कर जाए उसको रोजगार मिले, प्रदेश ये मांगता है कि उसको बिजली, पानी, जो ये प्रदेश दे रहा है। यहाँ उत्तराखंड से बिजली बनती है, उत्तराखंड से पानी बनता है, हम आपसी जो हमारे ये आस पड़ोस के राज्य हैं उनको देते हैं, वहां पर राज्य फ्री कर रहे हैं, उनको सुविधा मिले। आपने उस पर कुछ बात ही नहीं करी। आप आए, आपने बात करी, आपने पीठ सुनवाई और खुश होकर चले गए। जी, आप 3 मुख्यमंत्री देके कैसे खुश हो सकते हैं इस प्रदेश को संवैधानिक संकट में ला करके? मतलब एक प्रदेश, यहाँ पर टैक्स का पैसा जा रहा है सर लोगों का। लोग अगर एक मैगी भी खरीदते हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी बना दिए उन्होंने 2 महीने के अंदर। उनके साल भर के, उनके जीवन भर का खर्चा कौन झेलेगा? तीरथ सिंह रावत पूरा कोरोना काल में यहाँ पर चौपट रहे। ठीक है अमित जी, मेरा जो एक सवाल आपसे था भी, मैं उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा आम आदमी पार्टी के संदर्भ में, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद पर आप बैठे हैं वहां पर। चूंकि उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जनता को कभी मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि जनता मजबूर बनी रहे। उन्होंने ये कहा भी है कि सरकार ही हमारी माई बाप है, जब सरकार से मिलेगा तब हमारा गुजारा चलेगा। ये सोच कुछ विपक्षी पार्टियों ने जनता के अंदर डाल दी है। हम चाहते हैं कि ये सोच बदले। वो ये कह रहे हैं कि सबके लिए जो भी हम योजना लाएंगे सबके लिए लाएंगे, बराबर लाएंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर जो योजना या जो ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया गया है कि आपकी अगर सरकार आती तो 300 यूनिट तक की बिजली आप फ्री देंगे, उसके अलावा कुछ बेरोजगारों को भी भत्ता देने की बात आपकी तरफ से हो रही है, उसके ऊपर निशाना है, उस पर क्या कहेंगे सर क्यों नहीं दी जाए? एक बात बताइए, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बिजली फ्री मिल सकती है, जनता को क्यों न मिले? अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या डीएम या जिला मजिस्ट्रेट अगर बिजली का पानी का बिल नहीं भरता है, जनता को क्यों न मिले? हमारी जनता भी तो 1-1 पैसे का टैक्स दे रही ना, हर चीज में, बिस्कुट के पैकेट में टैक्स दे रहे हैं। जनता का पैसा ही जनता के पास जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल आप पूछिएगा कि 68,000 करोड़ के कर्जे में प्रदेश है आज, 68, विनय गोयल जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो पैसा कहाँ गया आखिर? आपने रोड ठीक नहीं करी, अस्पताल ठीक नहीं करी, जनता का पैसा हम ले रहे हैं, जनता को देने से दिक्कत क्या है आपको? आपको ये चाहिए कि आपके लोगों को रोजगार मिले, आपके मुख्यमंत्री को बिजली फ्री मिल जाए, आपके मुख्यमंत्री को पानी फ्री मिल जाए, आपके जो धन्ना सेठ हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके बच्चों को रोजगार मिल जाए, जो मंत्री हैं उनके सरकार को रोजगार मिल जाए, गरीब आदमी मरता है। अगर हम गरीब के पैसे का, जो गरीब हर एक बिस्कुट, नमकीन के पैकेट का, आटा, नून, चावल, तेल मैं अपना टैक्स दे रहा है, उसके पैसे से हम उसको दे रहे हैं। गोयल साहब, विनय गोयल जी कुछ बात बीच में कहना चाह रहे थे। विनय जी अपनी बात भी रखिएगा। साथ ही मेरा एक सवाल आपसे भी है, जो बात यहाँ पर अमित जी ने कही वो भी, और हरीश रावत ने भी एक रिएक्शन दिया जब हमने उनसे पूछना चाहा कि आज के इस दौरे को लेकर क्या कहते हैं, तो उन्होंने भी कमोबेश यही बात कही है कि डबल इंजन सरकार के द्वारा विकास करने की बात तो वो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ऐसी क्या वजह रही कि 3-3 मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा। अपनी बात भी रखिएगा और इस सवाल का जवाब भी चाहिए। देखिए, मैं प्रतिमा जी ने भी जो बात कही और जो अमित जी ने बात कही या हरीश रावत जी ने जो बात कही, देखिए, जिनको राहुल गांधी जी की सतही और मस्खरी बातें पसंद आती हैं या जो उनके समर्थक हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हृदय स्पर्शी और सारगर्भित बातें समझ आ ही नहीं सकती, या चाहे भी समझ तो वो समझना नहीं चाहेंगे, और समझना चाहेंगे भी तो दिखाना नहीं चाहेंगे कि उनको कुछ समझ में आया है, क्योंकि उनकी पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी यही दी है कि जो बड़े काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, जो बड़ी लकीरें भारतीय जनता पार्टी ने खींची है, उससे बड़ी लकीर खींचने की उनमें हिम्मत नहीं है, उसको मिटाकर छोटा करना चाहते हैं, उसमें मीन मेख निकालकर छोटा करना चाहते हैं। और काम तो बता दीजिए, कौन से काम हुए हैं, काम बता दीजिए। बच्चों की कसमें खाने वाले इनके नेता, और जिन्होंने कहा था कि साहब मैं सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, और मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, और देखिए वो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। विज्ञापन में किस प्रकार से उन्होंने अंबार लगा रखा है। एक छोटी से दिल्ली राजधानी के वो मुख्यमंत्री हैं, विज्ञापन देते हैं पूरे देश के अखबारों में। बात हो रही है उत्तराखंड में, मुझे आप 5 काम बता दीजिए। विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है विनय जी, विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि आज के इस पूरे भाषण के दौरान न बेरोजगारी पर बात हुई, न महंगाई को लेकर बात हुई, बातें सब तमाम तरह की हुई। जी देखिए, मुझे लगता है शायद अमित जोशी जी वैसे तो विद्वान व्यक्ति हैं, जी प्रतिमा जी आपके पास आ रहा हूं, नहीं मानना चाहते, कहना नहीं चाहते। जिस संस्था ने
23% बेरोजगारी दर का आंकड़ा दिया था। उसी संस्था का लेटेस्ट आंकड़ा यह है कि उत्तराखंड सबसे कम बेरोजगारी दर वाले प्रदेशों में आज की तारीख में है और केवल 3.1% उत्तराखंड की बेरोजगारी दर है। ठीक है प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रही थी। समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बाकी सबको मुझे मौका देना है। प्रतिमा जी अपनी बात रखिएगा, क्या किस विषय पर कहना चाह रही? कुल मिलाकर एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा प्रतिमा जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जो बात है उसका जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने राहुल गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में एक बात कही है, तब क्या बोलूं, वरिष्ठ है, इस तरीके की बातें इनके मुंह से शोभा तो नहीं देती, बट क्या करें, मोदी भक्ति में कुछ भी कर सकते हैं। अब सार गर्भित बोला, इन्होंने कहा कि मोदी जी की सार गर्भित बातें इन्हें समझ नहीं आती। तो अब समझिएगा जरा, मुझे 30 सेकेंड अनइंटरप्टेड दीजिएगा। सार गर्भित बातें क्या होती है मोदी जी की, ये समझिए। सार गर्भित बातें ये होती हैं कि कुछ पार्टियां एक तबके के लोगों के लिए योजनाएं बनाती हैं। ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, जिसे प्रवक्ता कह रहे हैं सार गर्भित है। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और देश हमारा जो है सेक्युलर है, यहाँ सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं और प्रवक्ता जी कह रहे हैं सार गर्भित बात करते हैं। दूसरी बात समझिएगा, हम आपको ताकतवर बनाना चाहते हैं। अरे भाई, किसको ताकतवर बनाना चाहते हैं आप? पहले खुद तो ताकतवर हो जाइए। पाकिस्तान के नाम पर आप 56 इंच का चौड़ा दिखाते हैं सीना, लाल लाल आंखें दिखाते हैं, लेकिन चाइना की बात आती है तो सीना भी सिकुड़ जाता है और लाल लाल आंखें भी झुक जाती हैं। तो वो राहुल गांधी जी जिन्होंने कोरोना काल से लेकर के कृषि कानून हो उसमें लोगों को सत्य बताने का कार्य किया, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रतिमा जी एक छोटा सा सवाल, चलिए ये जो बातें हम अभी कर रहे हैं, ये जितनी पत्रकार वार्ताएं राहुल गांधी जी ने की है उसका मेरे ख्याल से बता दे प्रवक्ता साहब यहाँ बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अक्षय कुमार के साथ कि आप आम कैसे खाते हैं के अलावा किस पत्रकार। प्रतिमा जी मैं उत्तराखंड पर ही चर्चा को रखता हूं। आप जो बातें कर रही हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, उस पर बहुत बातें होती रही हैं। मैं प्रतिमा जी उत्तराखंड के संदर्भ में ही, उत्तराखंड के सामने कई सारी समस्याएं हैं जिसमें रोजगार वाकई में एक बड़ी समस्या के रूप में रहा है, पलायन एक बड़ी समस्या के रूप में रहा है, पहाड़ों से पलायन बड़ी संख्या में हुआ, कई जगह गांव के गांव खाली होते नजर आते हैं। आपकी भी सरकार यहां पर रही, क्या वहां पर उन लोगों के लिए, रोजगार के लिए, उस पलायन को रोकने के लिए कुछ मुकम्मल योजनाएं चलाई गई थीं जिसका कुछ असर देखने को मिला, जिसके बाद में फिर यह सरकार आई तो उसमें कुछ बदलाव हुआ? इस पर कुछ बात कीजिए प्रतिमा जी। देखिए, बिल्कुल, अब आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ पर आपने सिडकुल देखा, पिटकुल देखा, जितनी भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आप यहाँ देख रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ पर एस्टैब्लिश की गई थी। वो भी तब जबकि स्टेट अपने एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं ना ओरिजिन की फेज में था। और दूसरी बात, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 2017 में गई थी, उस वक्त की बात अगर मैं करूं तो कम से कम सिर्फ 2 सालों का डेटा दूंगी, 32,000 से ज्यादा लोगों को कांग्रेस की सरकार ने 32,000 से ज्यादा लोगों को कांग्रेस की सरकार ने रोजगार देने का काम किया था। उस वक्त सरकारी जो, सुन लीजिए, उस वक्त सरकारी जो नौकरियां थी 57,000 सरकारी नौकरियां थी, लेकिन 5.25 साल हो चुके हैं। 2016 में पीसीएस एग्जाम हुआ था, एसएससी एग्जाम हुआ था, प्रचंड बहुमत की सरकार बैठी है, लेकिन 5.25 सालों में हर उस नौजवान को बेरोजगार कर दिया जो अपनी आंखों में पीसीएस ऑफिसर बनने का सपना लेके आया था, और आज उसको कोई रियायत भी नहीं दे रहे हैं। तो ये है प्रचंड बहुमत की सरकार और ये है अमित जोशी जी, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास में आ रहा हूं। एक सवाल भी लेकिन मेरे साथ में है, क्योंकि समय की कमी है, मुझे चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी अच्छी चल भी रही है, कई सारी बातें रह भी गई, लेकिन फिर भी समय की कमी है। अमित जी, मैं आज जानना चाहूंगा आपसे, अजय कोठियाल या जिससे आपके पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, इस तरह की खबरें भी निकल के आ रही हैं कि मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, फ्री में टिकट दे रहे हैं कि तीर्थ यात्रा पर जाए आइए। आप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार इन्फ्लुएंस करने के आरोप लगाते हैं, ऐसे में अपनी ही पार्टी के इस तमाम चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी बात भी रखिएगा, इसका जवाब भी दीजिएगा। आपके साथ समय कम है इसलिए। जब मोदी जी 2017 में आए थे तो बात हुई डबल इंजन ट्रिपल इंजन की, उसके बावजूद भी ट्रिपल इंजन दे दिया सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस से पूरी तरीके से जिंदा आहत थी, दे दिया। उत्तराखंड मिल गया, देश मिल गया, उत्तर प्रदेश मिल गया। उसके बाद भी आज भी उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का बंटवारा तरीके से नहीं हो पाया है।
आज भी उत्तराखंड का युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। आज भी उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह चौपट है। पूरा पहाड़ रेफर सेंटर बना हुआ है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से प्राइवेट के हाथों में चली गई है। जहां तक रही बात आध्यात्मिक राजधानी बनाने की, भगवान राम हम सबके हैं और भगवान राम पे जितनी निष्ठा किसी भी व्यक्ति की होती है उतनी मेरी भी, उतनी आपकी भी है, उतनी कर्नल अजय पोटियाल की और अरविंद केजरीवाल की भी है। तीसरी बात, जो तीसरी गारंटी है, हमने ये किया है कि हम पूरे उत्तराखंड के वासियों को रामलला के दर्शन कराएंगे। और रामलला जो है भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और जय श्री राम। ठीक है, चलिए चर्चा बहुत सारी करनी थी, लेकिन चूंकि समय इसकी गवाही नहीं दे रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे उत्तराखंड, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आपने डिबेट में भी देखा कि माहौल गरमाया हुआ है, और जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में यह माहौल और गरमाएगा। 16 तारीख को यहां पर राहुल गांधी की भी एक जनसभा है। देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ खास बातें निकल के सामने आती हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।